नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने अपने प्रश्न पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के इस कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्रालयों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों और उससे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है डाकघर बचत योजनाओं के डिजिटलीकरण से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर डी रवि कुमार ने। उन्होंने संचार मंत्रालय से पूछा है कि क्या इंडिया पोस्ट 1.64 लाख से अधिक डाकघरों का संचालन करके 45 करोड़ से अधिक डाक बचत खाता धारकों की सेवा कर रहा है और डाकघर बचत योजनाओं को आधुनिक बनाने और डिजिटल बनाने के लिए सुलभता, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। क्या 100% डाकघरों को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन CBS के दायरे में लाया गया है और ऑनलाइन जमा, निकासी, निधि अंतरण और वास्तविक समय में शेष राशि संबंधी पूछताछ करने के लिए उन्हें इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा गया है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। क्या कोई डाकघर पूर्व डिजिटल एकीकरण के दायरे से बाहर है, यदि हाँ तो उसके कारण क्या हैं और इसे पूरा करने के लिए समयबद्ध रूपरेखा क्या है। क्या NSC, KVP और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी योजनाओं के तहत लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए IPPB मोबाइल बैंकिंग सहित नए डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप और कागज मुक्त सेवाएं शुरू की गई हैं, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब संचार एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि डाक विभाग 1.64 लाख से अधिक डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से 45 करोड़ से अधिक डाकघर बचत बैंक खाता धारकों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। डाकघर बचत योजनाओं को आधुनिक बनाने और डिजिटल बनाने के लिए POSP में इसके CBS प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल सेवाएं जैसे ATM, इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग, खाते को ऑनलाइन खोलना बंद करना, राशि जमा करना, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से वास्तविक समय में शेष राशि संबंधी पूछताछ, NEFT, RTGS के माध्यम से निधि अंतरण, IPPB, POSA लिंकेज आदि को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के साथ सक्षम किया गया है। POSP ग्राहकों को दी गई सुविधाओं को अतिरिक्त इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा है, जैसे बचत एवं चालू खाते, वर्चुअल डेबिट कार्ड, घरेलू धनांतरण सेवाएं, बिल एवं जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित भुगतान। वर्चुअल डेबिट कार्ड, घरेलू धनांतरण सेवाएं, बिल एवं जनोपयोगी सेवाओं संबंधी भुगतान, IPPB ग्राहकों के लिए बीमा सेवाएं, डाकघर बचत योजनाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, किसी भी नागरिक के लिए आधार में मोबाइल नंबर अद्यतन तथा 0 से 5 वर्ष की आयु के किसी भी बच्चे के लिए बाल नामांकन सेवाएं। ये सभी सेवाएं पहुंच को सुलभ बनाने, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में सहायक हैं। सभी डाकघर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहे हैं। डाक विभाग द्वारा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत लेन देन सक्षम किया गया है। इन पहलों ने ग्राहकों की सुविधा में सुधार किया है एवं प्रचालनों को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है बिहार में सेमीकंडक्टर विनिर्माण से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछा है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत वर्तमान में चल रही और हाल ही में अनुमोदित अथवा प्रस्तावित सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों का राज्य संग राज्य क्षेत्रवार विशेषकर बिहार राज्य में ब्यौरा क्या है। देश के पास सेमीकंडक्टर आयात और निर्यात का वर्तमान मूल्य कितना है और किन प्रमुख देशों के साथ सेमीकंडक्टर का आयात निर्यात हो रहा है। वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की वर्तमान और अनुमानित हिस्सेदारी कितनी है और इसके कितना राजस्व प्राप्त हुआ।
ISM के तहत विदेशी निवेश को आकर्षित करने की घरेलू कंपनियों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन से विशिष्ट प्रोत्साहन और योजनाएं चल रही हैं और अब तक अनुमोदित किए गए बजट और निवेश का ब्यौरा क्या है और इस मिशन की समय सीमा क्या है। आयात पर निर्भरता को कम करने और रोजगार सृजित करने में इस मिशन का क्या प्रभाव पड़ा है। इस सवाल का जवाब इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर विकास कार्यनीति माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड की दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस कार्यनीति के भाग के रूप में भारत का लक्ष्य डिजाइन, फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग और मॉड्यूल विनिर्माण से लेकर एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की सफलता पर आधारित है। भारत देश भर में इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के माध्यम से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है, जिससे वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारों में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम IT, हार्डवेयर और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए PLI योजना, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना, इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर योजना, संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना। अर्थव्यवस्था के लिए सेमीकंडक्टर उद्योग की मूलभूत प्रकृति को देखते हुए सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित मुख्य उपलब्धियां हैं। सरकार ने लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए के परिकल्पित निवेश वाली 10 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिसमें 2 निर्माण इकाइयों और 8 पैकेजिंग इकाइयां शामिल हैं। इन इकाइयों में अन्य बातों के साथ साथ CMOS, फैब सिलिकॉन, कार्बाइड फैब, उन्नत पैकेजिंग, मेमोरी पैकेजिंग आदि शामिल है। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन में विभिन्न चरणों में है। 4 इकाइयों में पायलट उत्पादन शुरू हो गया है। स्टार्टअप्स के माध्यम से 24 चिप डिजाइन परियोजना को सहयोग दिया गया है। 16 ने टेप आउट पूरा कर लिया है और 13 को VC फंडिंग प्राप्त हुई है। 350 विश्वविद्यालयों को EDA उपकरणों तक पहुंच प्रदान की गई है, जिनका उपयोग 65,000 इंजीनियरों द्वारा किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में ये कहा गया कि वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात $22.2 बिलियन तक पहुंच गया है, जो जल्द ही इस क्षेत्र को मूल्य के हिसाब से दूसरी सबसे अधिक निर्यात श्रेणी बनने के लिए प्रेरित करेगा। सेमीकंडक्टर उद्योग एक मूलभूत उद्योग है जिसका अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। सेमीकंडक्टर मिशन से उपभोक्ता उपकरणों, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, एरोस्पेस आदि जैसे क्षेत्रों की चिप आवश्यकताओं को पूरा करने की उम्मीद है, जिससे आयात निर्भरता कम होगी। सेमीकंडक्टर विनिर्माण एक अत्यधिक विशिष्ट उद्योग है जिसके लिए जटिल विनिर्माण प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, इसलिए इस उद्योग में सृजित अधिकांश नौकरियां कुशल नौकरियां हैं। इसके अलावा इन इकाइयों से अन्य क्षेत्रों में नौकरियां सृजित और भविष्य में आपूर्ति श्रृंखला पर व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। 2026-27 के केंद्रीय बजट में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकोसिस्टम का और विस्तार करने के लिए ISM 2.0 की भी घोषणा की गई है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है हावड़ा और गुवाहाटी के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद आनंद भदौरिया ने। उन्होंने रेल मंत्रालय से पूछा है कि क्या सरकार ने हाल ही में हावड़ा और गुवाहाटी के बीच पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। क्या सरकार का नई दिल्ली में सीतापुर तक रेल संपर्क की न्यूनतम स्थिति को देखते हुए चालू वर्ष में शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ होते हुए नई दिल्ली से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और अन्य प्रीमियम ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव है? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया। इसके जवाब में उन्होंने बताया कि लंबी दूरी की यात्रा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर संस्करण को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। इस तरह की 2 रेलगाड़ियां पहले ही विनिर्मित की जा चुकी हैं। गहन परीक्षण के बाद इन रेलगाड़ियों को भारतीय रेल में शामिल कर दिया गया है।
वंदे स्लीपर जैसे नए चल स्टॉक के विकास की प्रक्रिया के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें सुरक्षित, विश्वसनीय और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी, नवोन्मेष, रणनीतिक योजना और विनिर्माण का संयोजन होता है। इसमें प्रोटोटाइप का विकास, गहन जांच और परीक्षण शामिल है, जिसके बाद श्रृंखला का उत्पादन किया जाता है। यात्रियों की यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने और सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के मामले में नए मानक स्थापित करने के लिए रेलगाड़ियों में उन्नत संरक्षा विशेषताओं और यात्री सुविधाओं वाले आधुनिक सवारी डिब्बे प्रदान किए गए हैं। झटका मुक्त सेमी परमानेंट कपलर एवं एंटी कवच से सुसज्जित 180 से 160 किमी प्रति घंटे के डिजाइन के साथ उच्चतर त्वरण, ईएन मानकों के साथ कार बॉडी के अनुरूप दुर्घटनारोधी डिजाइन, अग्नि संरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए प्रत्येक सवारी डिब्बे के अंत में अग्नि अवरोधक दरवाजे, बेहतर अग्नि संरक्षा विद्युत कैबिनेट और शौचालय में एरोसोल आधारित अग्नि संसूचन और शमन प्रणाली, ऊर्जा दक्षता के लिए रिजेनरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली, यात्री क्षेत्र के अंदर स्वच्छता मानकों में सुधार के लिए अनुकूलित हवा से 99% हानिकारक बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने के लिए एयर कंडीशनिंग इकाइयों में स्वदेशी रूप से विकसित यूवीसी लैब आधारित विसंक्रमण प्रणाली लगाई गई है। केंद्रीय रूप से नियंत्रित स्वचालित प्लग दरवाजे और पूरी तरह से सीलबंद चौड़े गैंगवे, सभी सवारी डिब्बों में सीसीटीवी, आपातकालीन स्थिति में यात्री और गाड़ी प्रबंधक लोको पायलट के बीच संप्रेषण के लिए आपातकालीन टॉकबैक इकाई, दिव्यांग यात्रियों के लिए ड्राइविंग कोच में दोनों तरफ विशेष शौचालय, यात्री सुविधाओं जैसे वातानुकूलित सैलून प्रकाश व्यवस्था आदि की स्थिति पर निगरानी के लिए केंद्रीकृत सवारी डिब्बा निगरानी प्रणाली, ऊपर की शायिकाओं पर चढ़ने में सुगमता के लिए ऑर्गेनोमिक रूप से डिजाइन की गई सीढ़ी, पहली वंदे भारत स्लीपर सेवा अर्थात 27575 और 27576 हावड़ा कामाख्या वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस का दिनांक 22/1/26 को नियमित परिचालन शुरू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त दिल्ली शाहजहांपुर खंड, शाहजहांपुर लखनऊ खंड, दिल्ली सीतापुर खंड और सीतापुर लखनऊ खंड क्रमशः 18 जोड़ी, 44 जोड़ी, 5 जोड़ी और 7 जोड़ी रेलगाड़ी सेवाओं द्वारा सेवित है। इसके अलावा वंदे भारत स्लीपर सेवाओं सहित नई रेलगाड़ी सेवाएं शुरू करना सतत प्रक्रिया है, जो विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें शामिल हैं संबंधित खंड की क्षमता, पथ की उपलब्धता, अपेक्षित चल स्टॉक की उपलब्धता, चल स्टॉक के लिए उपयुक्त अवसंरचना की उपलब्धता, रेल पथ और अन्य परिसंपत्तियों के अनुरक्षण आवश्यकता, खंड की अधिभोगिता और यातायात आवश्यकता। दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है टोल शुल्क से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने। उन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पूछा है कि क्या सरकार ने दैनिक यात्रियों और परिवहन प्रचालकों पर टोल शुल्क के संचयी वित्तीय बोझ की समीक्षा की है। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है? क्या उन सड़कों पर अब भी टोल संग्रह जारी है जहां परियोजना लागत पहले ही वसूल की जा चुकी है? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है? क्या टोल संबंधी विवादों के लिए शिकायत नियंत्रण तंत्र प्रभावी और सुलभ है? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है? और जन सुविधा के हित में टोल नीति को युक्ति संगत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए? इस सवाल का जवाब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण और संग्रहण नियमावली 2008 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड के उपयोग के लिए शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क संग्रहित किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण और संग्रहण नियमावली 2008 जैसा ही संशोधित किया गया है। पूरे देश में राजमार्ग की लंबाई और वाहन के प्रकार के साथ समान रूप से जुड़ी दरों के साथ प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए एक पारदर्शी ढांचा प्रदान करती है। सड़क प्रयोक्ताओं पर बोझ को कम करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित संशोधनों के माध्यम से विभिन्न प्रावधान किए हैं।
अधिक संरचना लंबाई वाले राजमार्गों के लिए प्रयोक्ता शुल्क को प्रतिबंधित करने के लिए नियम 437/1/2025 2 लेन पेव्ड शोल्डर राजमार्ग को 4 या अधिक लेन से उन्नयन के मामले में दरों में कमी के लिए नियम 1 और दिनांक 31/12/2025 गैर वाणिज्यिक कारों, जीपों और वैन हेतु वार्षिक प्रवास प्रस्तुत करने के लिए 388 दिनांक 17/6/25 ये योजना 3,000 रुपए के भुगतान पर 200 NH शुल्क प्लाजा क्रॉसिंग या 1 वर्ष की वैधता जो भी पहले हो को प्रदान करती है। बिना फास्टैग वाले वाहनों या सक्रिय फास्टैग वाले वाहनों के लिए लागू प्रयोक्ता शुल्क को 2 गुना से घटाकर 1.25 गुना करने के लिए बशर्ते कि प्रयोक्ता UPI के माध्यम से भुगतान का विकल्प चुनता है। नियम 734 दिनांक 3/10/25 मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग का कार्यान्वयन। सरकार ने मल्टी लेन फ्री फ्लो इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है, जो AI एनालिटिक्स और RFID आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण के साथ स्वचालित नंबर प्लेट पहचान सहित एकीकृत तकनीकों का उपयोग करके बैरियर रहित टोलिंग की सुविधा प्रदान करता है, जहां प्रयोक्ता शुल्क वाहन प्रयोक्ताओं से शुल्क प्लाजा लेन से बिना रुके, बिना गति धीमी किए या बिना ठहरे लिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण और संग्रहण नियमावली 2008 के अनुसार देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के स्थानीय और नियमित प्रयोक्ताओं के लिए प्रयोक्ता शुल्क और मासिक पास में छूट के लिए पहले से ही विभिन्न प्रावधान हैं। सरकार टोलिंग प्रणाली को अधिक कुशल, पारदर्शी और प्रयोक्ता के अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास और रखरखाव के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण परियोजना विकास लागत की वसूली से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली 2008 और रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार भारत के राजपत्र में प्रकाशित संबंधित प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी शुल्क प्लाजा का प्रयोक्ता शुल्क संग्रहित किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली 2008 के प्रावधान के अनुसार रियायत समझौते के अनुसार अधिसूचित शुल्क रियायत अवधि के अंत तक रियायत ग्राही द्वारा संग्रहित किया जाता है और रियायत अवधि समाप्त होने के बाद शुल्क राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, सुरंग या बाईपास के ऐसे खंड के हस्तांतरण की तिथि पर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली 2008 के प्रावधानों के तहत विनिर्दिष्ट शुल्क के अनुसार केंद्र सरकार या निष्पादक प्राधिकरण द्वारा संग्रहित किया जाता है। प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण से केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित किया गया राजस्व भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है और बजटीय आवंटन के माध्यम से प्रदान की गई निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के आगे रखरखाव, विकास और संवर्धन के लिए किया जाता है। सरकार के राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रयोक्ता शुल्क से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए कई शिकायत निवारण कार्यतंत्र स्थापित किए गए हैं। शिकायतें राष्ट्रीय राजमार्ग 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन 1033 समर्पित ईमेल fastdeduction@ihmcl.com पर संबंधित फास्टैग जारीकर्ता बैंक हेल्पलाइन के साथ साथ राजमार्ग यात्रा ऐप के माध्यम से दर्ज की जा सकती है। ये कार्यतंत्र प्रभावी, पारदर्शी और सड़क प्रयोक्ताओं के लिए आसानी से सुलभ है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है पोषण 2.0 से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण। उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय से पूछा है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान पोषण 2.0 के तहत पोषण संबंधी परिणामों को सुदृढ़ करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है। बच्चों और किशोरियों में कुपोषण संकेतकों में सुधार की दिशा में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है और क्या कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई स्वतंत्र आंकलन किया गया है। इस सवाल का जवाब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत शामिल किया गया है। ये केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसमें विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। ये मिशन एक सार्वभौमिक स्व
चयन करने वाली व्यापक योजना है जो सभी पात्र लाभार्थियों अर्थात 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, प्रसव के बाद 6 महीने तक स्तनपान करने वाली माताओं और देश के पूर्वोत्तर राज्यों और आकांक्षी जिलों में रहने वाली किशोरियों के लिए उपलब्ध है। ये मिशन पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन के उद्देश्य इस प्रकार हैं: देश के मानव पूंजी विकास में योगदान करना, कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना, स्थायी स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए पोषण जागरूकता तथा खानपान की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना। मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और प्रचार प्रसार जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं रोग प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण, मध्यम तीव्र कुपोषण के उपचार और आयुध पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि दुबलेपन, ठिगनेपन, रक्ताल्पता और कम वजन की व्याप्तता को कम किया जा सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण भी प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में संशोधित किया गया। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी विशिष्ट थे, जबकि संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं, जिसमें गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा, सूक्ष्म पोषक तत्व, कैल्शियम, जिंक, आयरन, आहारीय, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन B6 और विटामिन B12 प्रदान किए जाते हैं। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार अतिरिक्त पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने और महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पका हुआ गर्म भोजन तथा टेक होम राशन तैयार करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार मिलेट के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। मंत्रालय ने 12 सितंबर 2022 की अधिसूचना के माध्यम से एकीकृत पोषण स्वास्थ्य कार्यक्रम सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 नियम 2022 जारी किए ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला और प्रसव के बाद 6 माह तक स्तनपान कराने वाली माता तथा 6 महीने से 6 साल की आयु वर्ग के बच्चे के लिए निर्दिष्ट अधिकारों को विनियमित किया जा सके। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बच्चों में कुपोषण प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल जारी किया है, जिसका उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर कुपोषित बच्चों का प्रबंधन करना, इससे संबंधित अस्वस्थता और मृत्यु दर को कम करना, समुदाय आधारित दृष्टिकोण में गंभीर कुपोषण से ग्रस्त बच्चों की समय पर पहचान और स्क्रीनिंग, चिकित्सीय जटिलताओं से रहित बच्चों का घर पर पौष्टिक स्थानीय भोजन से प्रबंधन और सहायक चिकित्सा देखभाल शामिल है। इस प्रोटोकॉल में 6 माह से 6 वर्ष की आयु के इन बच्चों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया शामिल है जो गंभीर रूप से तीव्र कुपोषित या गंभीर रूप से कम वजन से ग्रस्त हैं, ताकि चिकित्सीय जटिलताओं का पता लगाया जा सके। स्क्रीनिंग के बाद यदि बच्चों में चिकित्सीय जटिलताएं पाई जाती हैं तो उन्हें आगे की देखभाल के लिए पोषण पुनर्वास केंद्रों या अस्पताल भेजा जाता है। देश भर में पोषण वाटिकाएं या न्यूट्री गार्डन स्थापित किए जा रहे हैं ताकि फलों, सब्जियों, औषधियों, पौधों और जड़ी बूटियों तक आसान और किफायती पहुंच प्रदान की जा सके। आहार विविधता और स्थानीय पौष्टिक उत्पादों के सेवन को प्रोत्साहित करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं तैयार की गई हैं। इसके तहत शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलाप में से एक कार्यकलाप पोषण संबंधी पहलुओं पर लोगों को शिक्षित करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव और जागरूकता का प्रचार प्रसार कर रहा है, क्योंकि पोषण की अच्छी आदत को अपनाने हेतु व्यवहार परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। राज्य और संघराज्यिक क्षेत्र क्रमशः सितंबर एवं मार्च अप्रैल के महीने में मनाए जाने वाले पोषण माह तथा पोषण पखवाड़ा के दौरान जन आंदोलनों के तहत नियमित रूप से संवेदीकरण क्रियाकलापों का संचालन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में कार्य किया है तथा सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को हर महीने समुदाय आधारित 2 कार्यक्रम आयोजित करना अपेक्षित है। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपकरण के रूप में लॉन्च किया गया है।
पोषण ट्रैकर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों के निर्धारित संकेतकों के आधार पर निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। पोषण ट्रैकर का उपयोग बच्चों में बौनापन, दुबलापन और अल्प वजन के प्रचलन की गतिशील पहचान के लिए किया जाता है। इसने आंगनवाड़ी सेवाओं जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों को समय पर खोलना, दैनिक उपस्थिति, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख एवं शिक्षा, बच्चों की वृद्धि, निगरानी, गर्म पका हुआ भोजन, टेक होम राशन, विकास मापन आदि के लगभग रियल टाइम में डेटा संग्रह को सुगम बनाया है। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से देश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले और घर पर आंगनवाड़ी सेवा प्राप्त करने वाले 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में अल्प वजन, बौनापन, दुबलापन जैसे कुपोषण संकेतकों का डेटा, साथ ही किशोरियों का डेटा पिछले 3 वर्षों से www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध है। ये डेटा तीनों संकेतकों में लगातार सुधार दर्शाता है। पर विश्व बैंक 2021 में 11 प्राथमिकता वाले राज्यों में पोषण अभियान पर सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवाओं की प्रदायगी का आकलन करना था कि क्या लाभार्थियों के पोषण संबंधी जानकारी में सुधार हुआ है और क्या उन्होंने अधिक उपयुक्त पोषण और आहार संबंधी पद्धतियों को अपनाया है। निष्कर्षों से पता चला है कि पोषण अभियान के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएं अर्थात प्रासंगिक संदेशों की प्राप्ति, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा घर घर जाकर काम करना और सामुदायिक कार्यक्रम में उपस्थिति बेहतर पोषण व्यवहार से जुड़ी थी। सर्वेक्षण में ये भी पाया गया कि कार्यक्रम में पोषण संदेश 80% से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचे और 81% महिलाओं ने पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान कराया। इसके अतिरिक्त नीति आयोग द्वारा 2020-2025 में पोषण अभियान का तृतीय पक्ष मूल्यांकन और प्रभाव आकलन किया गया और देश में कुपोषण से निपटने के लिए इसकी प्रासंगिकता संतोषजनक पाई गई। तो आपने देखा कि प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान किन मंत्रालयों से जुड़े हुए या संबंधित प्रश्न पूछे गए, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय ने दिया। इसी के साथ फिलहाल प्रश्नकाल के इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।